इतिहास में कुछ तस्वीरें ऐसी होती हैं जो बिना एक शब्द बोले चीखती हैं। 22 दिसंबर 1986 यरूशलेम की एक अदालत के बाहर पुलिस वैन के शीशे पर दबी एक हथेली। इस हथेली पर पेन से लिखा एक अधूरा लेकिन खौफनाक पैगाम। वनुनु M was hijacked in Rome, ITL 3986। ये हथेली एक ऐसे आदमी की थी जिसे दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी ने धरती के नक्शे से गायब कर दिया था। वो ना तो कोई आतंकवादी था और ना ही कोई कातिल। उसका जुर्म सिर्फ इतना था कि वो बहुत ज्यादा जानता था। वो एक ऐसा राज जानता था जो मिडिल ईस्ट को राख में बदल सकता था। इस आदमी का नाम था मोर्दखाई वनुनु, एक पूर्व परमाणु तकनीशियन जिसने दुनिया को वो सच बताया जिसे इजराइल की सरकार किसी भी कीमत पर छिपाना चाहती थी, कि रेगिस्तान के नीचे दबी डिमोना की सीक्रेट लैब में इजराइल ने गुपचुप तरीके से 100 से ज्यादा परमाणु बम बना लिए हैं। लेकिन इससे पहले कि वनुनु ये सब दुनिया को बता पाता, लंदन की सड़कों पर उसके लिए एक जाल बुना जा रहा था। एक ऐसा जाल जो लोहे की सलाखें नहीं बल्कि रेशम की डोर थी। जासूसी दुनिया का सबसे पुराना और सबसे सटीक हथियार, द हनी ट्रैप यानी हुस्न का जाल। लंदन के लेस्टर स्क्वायर पर एक मुलाकात। एक अमरीकी टूरिस्ट नाम सिंडी। वो खूबसूरत थी, समझदार थी और वनुनु को लगा कि उसे प्यार मिल गया है। लेकिन सिंडी कोई टूरिस्ट नहीं थी। वो मोसाद की एजेंट शेरिल बेंटॉफ थी जो शिकार को बिल से बाहर निकालने आई थी। एक रोमांटिक छुट्टी का वादा, रोम के लिए फ्लाइट नंबर BA504 और फिर अंधेरा। रोम के अपार्टमेंट में घुसते ही प्यार का नाटक खत्म हो गया। उसे ड्रग्स दिए गए, जंजीरों में जकड़ा गया और एक स्ट्रेचर पर लादकर समंदर के रास्ते इजराइल के काल कोठरी में स्मगल कर दिया गया। एक ऐसी किडनैपिंग जो हॉलीवुड फिल्म से भी ज्यादा सनसनीखेज थी। 18 साल की कैद, 11 साल का एकांतवास और एक देश का सबसे बड़ा राज। कैसे सिंडी ने लंदन से रोम तक मौत का खेल खेला। नमस्कार दोस्तों, राजदार द स्पाई फाइल्स में हम खोलेंगे मोसाद के ऑपरेशन डायमंड की फाइल, द न्यूक्लियर ट्रैप। मोर्दचाई वानुनु का जन्म कोई जासूस बनने के लिए नहीं हुआ था। 1954 में मोरक्को के माराकेश में एक रूढ़िवादी यहूदी परिवार में जन्मे वानुनु 1963 में अपने परिवार के साथ इजराइल आए। एक बाहरी व्यक्ति, एक मिज़राही यहूदी जिसे इजराइल के कुलीन अश्किनाजी समाज में हमेशा दोयम दर्जे का नागरिक होने का एहसास कराया गया। लेकिन वानुनु ने खुद को साबित करने की ठान ली। उसने इजराइल डिफेंस फोर्सेज IDF में एक सैपर यानी कॉम्बैट इंजीनियर के तौर पर देश की सेवा की। 1973 की यौम के पुरजंग में बहादुरी दिखाई और एक सम्मानजनक डिस्चार्ज हासिल किया। उसे लगा था कि अब वो इस देश का एक सम्मानित हिस्सा बन जाएगा। लेकिन नियति उसे नेगेव रेगिस्तान की उस बंजर जमीन पर ले जा रही थी जहां इजराइल का सबसे काला सच छिपा था। 1976 में 22 साल की उम्र में वानुनु ने डिमोना न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर में नौकरी के लिए आवेदन किया। बाहरी दुनिया के लिए और यहां तक कि अमेरिकी इंस्पेक्टर्स के लिए भी ये एक टेक्सटाइल फैक्ट्री या मैंगनीज प्लांट था। लेकिन कड़े इंटरव्यू और सुरक्षा जांच के बाद जब वानुनु अंदर पहुंचा तो उसे पता चला कि यहाँ कपड़े नहीं बल्कि मौत का सामान बन रहा था। इजराइल की आधिकारिक नीति थी न्यूक्लियर एम्बिग्विटी या हिब्रू में अमीमुत, यानी न तो परमाणु हथियारों की पुष्टि करना और न ही इनकार करना। दुनिया को लगता था कि इजराइल के पास शायद 10-20 परमाणु बम होंगे, लेकिन डिमोना की दीवारों के पीछे की हकीकत कुछ और ही थी। वानुनु को माचौन 2 में तैनात किया गया। ये एक विशाल बिना खिड़की वाली बंकरनुमा इमारत थी जो जमीन के ऊपर सिर्फ 2 मंजिला दिखती थी, लेकिन जमीन के नीचे 6 मंजिलों तक गहरी थी। यहाँ वानुनु ने वो देखा जो किसी भी बाहरी इंसान ने नहीं देखा था। बतौर शिफ्ट मैनेजर उसकी पहुंच सबसे संवेदनशील इलाकों तक थी। उसने देखा कि कैसे वहां प्लूटोनियम को अलग किया जा रहा था और इससे भी ज्यादा खौफनाक उसने लिथियम 6 और ट्रिटियम का उत्पादन देखा। इसका मतलब साफ था, इजराइल सिर्फ साधारण परमाणु बम नहीं बना रहा था बल्कि वो हाइड्रोजन बम और न्यूट्रॉन बम जैसी थर्मोन्यूक्लियर क्षमता विकसित कर चुका था। वानुनु की कैलकुलेशन के हिसाब से इजराइल हर साल 30 किलो प्लूटोनियम बना रहा था, यानी उसके पास 100 से 200 परमाणु बमों का जखीरा तैयार हो चुका था। वो दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी परमाणु शक्ति बन चुका था। जैसे जैसे साल बीते वानुनु के अंदर का इंसान जागने लगा। बेन गुरियन यूनिवर्सिटी में फिलॉसफी की पढ़ाई। What is our responsibility to truth? It's about moral courage and civic duty. To know the truth is to bear its weight. The invasion continues as Israeli forces advance into West Beirut. उसकी अंतरात्मा को झंझोड़ दिया। उसे लगने लगा कि वो अपनी शिफ्ट में बैठकर जिस मशीनरी को चला रहा है वो किसी दिन लाखों बेगुनाह लोगों को राख में बदल देगी। उसे महसूस हुआ कि उसका देश अपनी ही जनता और पूरी दुनिया से झूठ बोल रहा है। 1985 आते आते उसकी बागी सोच सुरक्षा एजेंसियों की नजरों में आ चुकी थी। उसे चेतावनी दी गई और आखिरकार छठवीं की लिस्ट में उसका नाम आ गया। लेकिन जाने से पहले वानुनु ने तय किया कि वो खाली हाथ नहीं जाएगा, वो अपने साथ सबूत लेकर जाएगा। 27 अक्टूबर 1985 अपनी आखिरी शिफ्ट के दौरान वानुनु ने अपनी जान की बाजी लगा दी। वो अपने बैकपैक में एक साधारण सा पेंटैक्स कैमरा और 2 रील छिपाकर फैसिलिटी के अंदर ले गया। सुरक्षा गार्ड्स की नजरों से बचते हुए उसने 57 तस्वीरें खींची। उसने कंट्रोल रूम के मीटर्स की फोटो ली, ग्लव बॉक्सेस की फोटो ली जहां प्लूटोनियम को हाथों से हैंडल किया जाता था, और सबसे खतरनाक उसने असली परमाणु बम के मॉडल्स की फोटो खींची। इन रील्स को उसने अपने मोज़ों में छिपाया और रेगिस्तान से बाहर निकल आया। उसके बैग में अब इजराइल का सबसे बड़ा राज कैद था, एक ऐसा राज जो अगर बाहर आ जाता तो मिडिल ईस्ट में भूचाल ला सकता था। डिमोना से निकलने के बाद वानुनु ने एक साधारण पर्यटक की तरह दुनिया का सफर शुरू किया। अपनी जेब में वो 57 तस्वीरें और दिमाग में परमाणु संयंत्र का नक्शा लिए वो पहले ग्रीस गया, फिर थाईलैंड और आखिरकार ऑस्ट्रेलिया पहुंचा।
सिडनी में उसने अपनी पहचान बदलने की कोशिश की। उसने टैक्सी चलाई, बर्तन धोए और यहाँ तक कि यहूदी धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपना लिया। वो खुद को अपने पिछले जीवन से पूरी तरह काट लेना चाहता था। लेकिन राज, वो भी परमाणु बम का राज, ज्यादा दिन तक दफन नहीं रहता। सिडनी में उसकी मुलाकात ऑस्कर गुएरो नाम के एक कोलंबियाई पत्रकार से हुई। गुएरो ने वनुनु को समझाया कि उसकी कहानी की कीमत लाखों में है। वनुनु, जो अपनी विचारधारा और दुनिया को सच बताने की धुन में था, राजी हो गया। गुएरो ने लंदन के अखबारों से संपर्क किया और आखिरकार ब्रिटेन के प्रतिष्ठित अखबार द संडे टाइम्स ने दिलचस्पी दिखाई। अखबार के खोजी पत्रकार पीटर हाउनम तुरंत सिडनी उड़े, वनुनु से मिले और उसे लंदन ले आए। सितंबर 1986, लंदन। वनुनु को शहर के अलग अलग होटलों और सुरक्षित ठिकानों में रखा गया। द संडे टाइम्स कोई कच्ची खबर नहीं छापना चाहता था, खासकर हिटलर डायरी स्कैंडल के बाद। इसलिए उन्होंने दुनिया के बेहतरीन परमाणु वैज्ञानिकों को बुलाया, जिनमें अमेरिकन न्यूक्लियर डिजाइनर थियोडोर टेलर और ब्रिटिश वैज्ञानिक डॉक्टर फ्रैंक बार्नबी शामिल थे। इन वैज्ञानिकों ने वनुनु से घंटों पूछताछ की। जब वनुनु ने डिमोना के अंदर खींची गई तस्वीरें दिखाईं और मशीनों की Oh my तकनीकी God. जानकारी दी, तो वैज्ञानिकों के होश उड़ गए। This can't be right. It is. The production rate is impossible. Confirmed. Thermonuclear capability. वनुनु ने बताया कि कैसे वहां प्लूटोनियम और लिथियम 6 को अलग किया जाता था। वैज्ञानिकों का निष्कर्ष खौफनाक था। इजराइल के पास सिर्फ कुछ बम नहीं थे, बल्कि वो दुनिया की छठी सबसे बड़ी परमाणु शक्ति बन चुका था, जिसके पास 100 से 200 परमाणु हथियार थे। ये सिर्फ आत्मरक्षा के लिए नहीं था, ये पूरी तबाही का सामान था। लेकिन जब द संडे टाइम्स इस खबर की पुष्टि कर रहा था, लंदन के एक दूसरे हिस्से में विश्वासघात की खिचड़ी पक रही थी। वनुनु का साथी ऑस्कर गुएरो पैसों के लालच में संडे मिरर नामक एक टैबलॉइड अखबार के पास चला गया, जिसके मालिक थे मीडिया टाइकून रॉबर्ट मैक्सवेल। मैक्सवेल के इजरायली खुफिया एजेंसियों के साथ गहरे संबंध थे। कहा जाता है कि मैक्सवेल ने वनुनु की तस्वीरें देखीं और तुरंत लंदन में इजरायली दूतावास को इत्तला कर दी। अब मोसाद को पता चल चुका था, उनका गद्दार लंदन में था और वो इजराइल के अस्तित्व से जुड़ा सबसे बड़ा राज दुनिया के सामने रखने वाला था। इजरायली प्रधानमंत्री शिमोन पेरेज ने वनुनु को पकड़ने का आदेश दे दिया। लेकिन एक शर्त थी, वनुनु का अपहरण ब्रिटेन की धरती पर नहीं होना चाहिए था। पेरेज ब्रिटिश प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर के साथ रिश्ते खराब नहीं करना चाहते थे। लंदन में माहौल अब बेहद तनावपूर्ण हो चुका था। द संडे टाइम्स को भी डर था कि कहीं वनुनु गायब न हो जाए, इसलिए उसे गुप्त स्थानों पर रखा जा रहा था। लेकिन वनुनु थक चुका था, वो अकेला था, डरा हुआ था और इन 4 दीवारों में कैद महसूस कर रहा था। उसे लगा कि शायद मोसाद उसे ढूंढ नहीं पाएगी, या शायद वो अपनी सुरक्षा को लेकर लापरवाह हो गया था। पीटर हाउनम ने उसे चेतावनी दी थी कि वो किसी अजनबी से बात न करे और अपनी पहचान छिपा कर रखे। लेकिन वनुनु इंसान था और इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी होती है अकेलापन। मोसाद के मनोवैज्ञानिकों ने इसी कमजोरी को भांप लिया था। उन्होंने तय किया कि वनुनु को बल से नहीं बल्कि छल से पकड़ा जाएगा, और इस काम के लिए उन्होंने अपना सबसे पुराना और कारगर हथियार चुना, एक हनी ट्रैप। सितंबर 1986, लंदन की सर्द और बारिश भरी रातें। वनुनु अपने होटल के कमरे और सुरक्षित ठिकानों में कैद होकर रह गया था। द संडे टाइम्स अपनी खबर की पुष्टि कर रहा था, लेकिन इस देरी ने वनुनु को बेचैन कर दिया था। वो एक नई दुनिया में था, लेकिन बिल्कुल अकेला। उसे किसी से बात करने की, किसी इंसान के साथ की सख्त जरूरत थी। Excuse me, can I talk? Please, wait a moment. Anyone here to talk? और मोसाद के मनोवैज्ञानिकों ने उसकी इसी नब्ज को पकड़ लिया था। उन्होंने जान लिया था कि वनुनु की सबसे बड़ी कमजोरी पैसा या ताकत नहीं, बल्कि अकेलापन है। उसे शिकार बनाने के लिए मोसाद ने अपने शस्त्रागार से वो हथियार निकाला, एक हनी ट्रैप। उनका मोहरा थी एक अमेरिकी एजेंट, जिसका कोड नेम था सिंडी। 24 सितंबर की सुबह, लंदन का मशहूर लेस्टर स्क्वायर। वनुनु टहल रहा था, तभी उसकी नजर एक खूबसूरत महिला पर पड़ी। वो थोड़ी खोई सी लग रही थी। वनुनु ने पहल की, उससे बात की। Excuse me, you look lost. Need some help? Oh, yes, please. I'm trying to find the main square. Of course, it's just down the street. My name is Cindy. महिला ने अपना नाम सिंडी बताया। फ्लोरिडा से आई एक अमेरिकी टूरिस्ट, जो पेशे से एक ब्यूटिशियन थी। वनुनु को लगा कि यह मुलाकात एक इत्तेफाक है कि उसने इस लड़की को चुना है, लेकिन हकीकत यह थी कि सिंडी ने खुद को वहां ऐसे प्लांट किया था कि शिकार खुद उसके पास चलकर आए। ये मोसाद की क्लासिक ट्रेनिंग थी, शिकार को यह महसूस कराना कि कंट्रोल उसके हाथ में है। सिंडी ने वनुनु की हर बात सुनी। I felt so isolated, like no one really sees me. I understand. Thank you for listening. It means a lot. उसने इजराइल की आलोचना की, वनुनु के दर्द को समझा और उसे वो भावनात्मक सहारा दिया जिसकी उसे तलाश थी। कुछ ही दिनों में वे लंदन में एक साथ घूमने लगे, टेट गैलरी गए, कॉफी की, और वनुनु पूरी तरह से उसके सम्मोहन में आ गया। लेकिन हर किसी की आंखों पर पट्टी बंधी नहीं थी। द संडे टाइम्स के पत्रकार पीटर हुनम को शक हो गया था। जब वनुनु ने उन्हें अपनी नई अमेरिकन गर्लफ्रेंड के बारे में बताया, तो पीटर ने उसे साफ चेतावनी दी। Listen to me carefully. This is a Mossad honey trap. मोर्दकाई, ये मोसाद का जाल हो सकता है। कोई भी अजनबी अब खतरा है। लेकिन वनुनु प्यार और भरोसे के धोखे में इतना अंधा हो चुका था कि उसने अपने रक्षक की चेतावनी को खारिज कर दिया। उसने पीटर से कहा, नहीं, तुम गलत हो। No, you're wrong. She's just a tourist. वो सिर्फ एक टूरिस्ट है। वो इजराइल की आलोचना करती है। वो हमारी जैसी है। यही वो गलती थी जिसने वनुनु की किस्मत पर मुहर लगा दी। 30 सितंबर करीब आ रहा था। सिंडी ने अपना आखिरी दांव चला। उसने वनुनु से कहा कि लंदन बहुत शोर शराबे वाला और महंगा है। London is just too noisy, too expensive, and way too chaotic. I can't take this anymore. It's exhausting. उसने एक सुझाव दिया। My sister's place in Rome. मेरी बहन का रोम में एक खाली अपार्टमेंट है, क्यों ना हम वहां चले। वहां शांति होगी, सिर्फ तुम और मैं। एक रोमांटिक छुट्टी का वादा। वनुनु, जो लंदन में छिपे छिपे थक चुका था, तुरंत राजी हो गया। Yes, let's go. उसे लगा कि वो आजादी की तरफ जा रहा है, लेकिन असल में वो सीधे शेर के मुंह में जा रहा था।
30 सितंबर 1986 को उन्होंने ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट 504 पकड़ी और रोम के लिए उड़ान भरी। जब वनुनो उस प्लेन की सीट पर सिंडी का हाथ थामे मुस्कुरा रहा था, उसे अंदाजा भी नहीं था कि ये एक आज़ाद इंसान के तौर पर उसकी आखिरी उड़ान थी। खिड़की वाली सीट पर मोर्दखाई वानुनी बैठा था और उसके बगल में थी सिंडी। वानुनी बेहद खुश था। उसे लग रहा था कि वो मोसाद की पहुंच से दूर अपनी नई प्रेमिका के साथ एक सुरक्षित ठिकाने की तरफ जा रहा है। उसे नहीं पता था कि ये फ्लाइट उसे आज़ादी की तरफ नहीं, बल्कि एक लोहे के पिंजरे की तरफ ले जा रही थी। रोम के लियोनार्डो द विंची एयरपोर्ट पर उतरने के बाद वे एक टैक्सी में बैठे। सिंडी ने ड्राइवर को शहर के पुराने इलाके ओल्ड क्वार्टर का पता बताया था। उसने वानुनी से कहा था कि यह उसकी बहन का अपार्टमेंट है, जो शहर के शोर शराबे से दूर है। टैक्सी की खिड़की से रोम की खूबसूरत इमारतें गुजर रही थी, लेकिन वानुनी का ध्यान सिर्फ सिंडी पर था। Look at you, so captivated. I can't look away. वो नहीं जानता था कि इस रोमांटिक सफर का हर एक मिनट, हर एक कदम टेल अवीव में बैठे मोसाद के मास्टरमाइंड्स द्वारा पहले से लिखा जा चुका था। टैक्सी एक सुनसान अपार्टमेंट के नीचे रुकी। वे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गए। जैसे ही सिंडी ने चाबी घुमाकर दरवाजा खोला, वानुनी अंदर दाखिल हुआ। उसे उम्मीद थी कि अंदर सिंडी की बहन होगी या शायद एक खाली शांत घर, लेकिन अंदर अंधेरा था और मौत जैसी खामोशी। Hello? अचानक अंधेरे से 3 साए झपटे। इससे पहले कि वानुनी कुछ समझ पाता, उसे दबोच लिया गया। 2 मजबूत आदमियों ने उसे जकड़ लिया। वानुनी चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उसे एक सुई चुभी। एक शक्तिशाली बेहोशी की दवा उसकी नसों में उतार दी गई। उस धुंधलीती हुई दुनिया में वानुनी ने सिंडी की तरफ देखा। उसे लगा कि शायद गुंडों ने सिंडी को भी पकड़ लिया है, शायद वो भी मुसीबत में है। उसे तब तक अंदाजा नहीं हुआ कि वो उस कमरे में अकेला शिकार था और सिंडी शिकारी थी। Target secured. कुछ ही मिनटों में वानुनी का शरीर सुन्न पड़ गया। वो हिल नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था, लेकिन उसका दिमाग अभी भी जाग रहा था। मोसाद के एजेंटों ने उसे एक स्ट्रेचर पर बांधा और जंजीरों से जकड़ लिया। उसे किसी पार्सल की तरह एक वैन में डाला गया। ये वैन इजरायली दूतावास द्वारा किराए पर ली गई थी। रोम की सड़कों से गुजरते हुए वे लास पेजिया के तट पर पहुंचे। वहां एक स्पीड बोट उनका इंतजार कर रही थी। वानुनी को बोट में लादा गया और वे गहरे समंदर की तरफ बढ़ गए। लहरों के बीच एक जहाज खड़ा था, INS नोगा। देखने में ये एक साधारण व्यापारी जहाज लगता था, लेकिन असल में ये इजराइल का जासूसी जहाज था, जो अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से लैस था। इस ऑपरेशन के लिए उसे खास तौर पर तुर्की से इटली की तरफ मोड़ा गया था। वानुनी को जहाज के एक छोटे तंग केबिन में कैद कर दिया गया। जहाज के क्रू को सख्त हिदायत थी कि कोई भी उस केबिन के पास न जाए। सिर्फ मोसाद के एजेंट्स ही वहां जा सकते थे। अगले 7 दिनों तक वानुनी समंदर की लहरों पर हिचकोले खाता रहा, जंजीरों में जकड़ा हुआ, बीमार और दवाओं के नशे में। और विडंबना देखिए, जब वानुनी समंदर के बीच कैद था, ठीक उसी वक्त 5 अक्टूबर 1986 को लंदन में द संडे टाइम्स ने दुनिया को हिला देने वाली हेडलाइन छापी, रिवील्ड द सीक्रेट्स ऑफ इजराइल्स न्यूक्लियर आर्सेनल। दुनिया वानुनी की दी हुई खबरों को पढ़ रही थी, उसकी तारीफ कर रही थी और कुछ उसे गद्दार कह रहे थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि जिस आदमी ने ये राज खोले हैं, वो धरती के नक्शे से गायब हो चुका था। ऑपरेशन सफल रहा, पिंजरा बंद हो चुका था। 7 अक्टूबर 1986 को वानुनो को इजराइल की धरती पर उतारा गया। उसे सीधे गडेला की एक जेल में डाला गया और शिनबेट द्वारा कड़ी पूछताछ शुरू हुई, लेकिन बाहरी दुनिया के लिए वानुनो बस हवा में गायब हो चुका था। 40 दिनों तक इजराइल सरकार ने चुप्पी साधे रखी। We deny these allegations. वे दुनिया से झूठ बोलते रहे कि उन्हें वानुनो के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन लंदन में द संडे टाइम्स के खुलासे के बाद दबाव बढ़ता जा रहा था। आखिरकार 9 नवंबर 1986 को इजराइल को कबूल करना पड़ा। वानुनो उनकी हिरासत में है, He is in our custody. लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि वो लंदन से इजराइल की जेल तक पहुंचा कैसे। दुनिया अब भी अंधेरे में थी। क्या उसने सरेंडर किया था या उसे अगवा किया गया था? मोसाद को लगा कि उन्होंने एक परफेक्ट ऑपरेशन को अंजाम दिया है, जहां कोई सबूत नहीं छूटा, लेकिन वे वानुनो के दिमाग को कम आंक रहे थे। 22 दिसंबर 1986 वानुनो को यरूशलेम की अदालत में पेशी के लिए ले जाया जा रहा था। पुलिस और मोसाद ने पूरी कोशिश की थी कि वो मीडिया से बात न कर सके। उसे सख्त पहरे में रखा गया था, लेकिन वानुनो ने एक मौका ढूंढ लिया। पुलिस वैन के अंदर उसने किसी गार्ड से बहाने एक पेन मांगा और अपनी बाईं हथेली पर जल्दी एक पैगाम लिखा। जैसे ही वैन मीडिया के कैमरों के पास से गुजरी, वानुनो ने अपनी हथेली खिड़की के शीशे पर जोर से दबा दी। उस एक तस्वीर ने मोसाद की सारी पोल खोल दी। हथेली पर लिखा था, वानुनो M was hijacked in Rome, ITL 30th 9th 86 2100 came to Rome by fly BA 504। ये इतिहास का सबसे अनोखा प्रेस रिलीज था। बिना एक शब्द बोले उसने दुनिया को बता दिया कि उसे रोम से किडनैप किया गया था और ब्रिटिश एयरवेज फ्लाइट 504 से लाया गया था। इस जानकारी ने पत्रकारों को सीधे रोम और उस सिंडी तक पहुंचा दिया, जो अब तक गायब हो चुकी थी। He gave us everything we need. Journalists following breadcrumbs on Union British Airways confirmed flight details. The evidence chain is complete. वानुनो की इस हरकत से इजरायली सुरक्षा एजेंसियां बौखला गईं। अब वे कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थीं। उसका ट्रायल पूरी तरह से गुप्त यानी सीक्रेट ट्रायल रखा गया। जब भी उसे कोर्ट लाया जाता, उसे एक मोटरसाइकिल हेलमेट पहनाया जाता ताकि कोई उसका चेहरा न देख सके, ना ही वो कुछ बोल सके। इतना ही नहीं, कोर्ट के बाहर सायरन बजाए जाते थे ताकि अगर वो चिल्लाने की कोशिश भी करे तो उसकी आवाज शोर में दब जाए। उस पर देशद्रोह यानी ट्रीजन और जासूसी यानी एस्पियोनाज के आरोप लगाए गए। 28 मार्च 1988 को बंद दरवाजों के पीछे उसे दोषी घोषित कर दिया गया और 18 साल की सजा सुनाई गई। उसे गद्दार घोषित कर दिया गया, लेकिन असली सजा तो अब शुरू होने वाली थी। वानुनो को आश्केलोन की शिकमा जेल भेजा गया। उसे साधारण कैदियों के साथ नहीं रखा गया, उसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट यानी काल कोठरी में डाल दिया गया। ये कोठरी 6 बाय 9 फीट का एक कंक्रीट का बॉक्स थी, कोई खिड़की नहीं, और सबसे भयानक बात, उसके सेल की लाइट 24 घंटे 7 दिन जलती रहती थी।
उसे ये भी पता नहीं चलता था कि कब दिन है और कब रात। उसे किसी से बात करने की इजाज़त नहीं थी, यहाँ तक कि गार्ड से भी नहीं। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, वानुनु ने अपनी ज़िंदगी के 11.5 साल इस नर्क में बिल्कुल अकेले बिताए। एम्नेस्टी इंटरनेशनल ने इसे क्रूर और अमानवीय बताया। मोसाद और सरकार का मकसद साफ था, उसे तोड़ना, उसे पागल कर देना। लेकिन वानुनु टूटा नहीं। उस काल कोठरी के सन्नाटे में उसकी जिद और भी पुख्ता होती गई। I was right. I am right. I will always be right. 21 अप्रैल 1904, 18 साल की लंबी और अंधेरी कैद के बाद लोहे के दरवाजे खुले। मोर्दखाई वनूनु बाहर आया। उसके बाल सफ़ेद हो चुके थे, चेहरे पर झुर्रियाँ थीं, लेकिन उसकी आंखों में वही पुरानी आग थी। कैमरों के सामने उसने वी का निशान यानी विक्ट्री साइन बनाया और दुनिया से कहा, तुम मुझे तोड़ नहीं पाए, तुम मुझे पागल नहीं बना पाए। लेकिन क्या वो वाकई आज़ाद था? इजराइल सरकार ने उसे जेल से तो निकाल दिया, लेकिन उसे एक बड़ी खुली जेल में डाल दिया। रिहाई के साथ ही उस पर सख्त पाबंदियां लगा दी गईं। उसे इजराइल छोड़ने की मनाही थी, उसे किसी भी फॉरेनर से बात करने की इजाज़त नहीं थी और ना ही वो किसी दूतावास यानी एम्बेसी के करीब जा सकता था। आज 2026 के करीब पहुंचते हुए भी वनूनु पूर्वी यरूशलेम के सेंट जॉर्ज कैथीड्रल में एक शरणार्थी की तरह रहता है। ये चर्च ही उसका घर है और यही उसका पिंजरा। वो अपनी मर्जी से शहर नहीं छोड़ सकता। इंटरनेट और फ़ोन पर निगरानी रखी जाती है और अगर वो किसी पत्रकार से बात भी कर ले तो उसे फिर से जेल में डाल दिया जाता है। उसने अपनी नॉर्वेजियन पत्नी क्रिस्टीन जोएक्चिमसन से 2015 में शादी की, लेकिन उसे अपनी पत्नी के पास नॉर्वे जाने की भी अनुमति नहीं है। और उस शिकारी का क्या हुआ? उस औरत ने जिसने प्यार का नाटक किया और उसे मौत के मुंह में ढकेल दिया, सिंडी। मोसाद का मिशन पूरा करने के बाद वो गायब हो गई, लेकिन खोजी पत्रकारों ने उसे ढूंढ निकाला। उसका असली नाम शेरिल बेंटोव है। वो इजराइल में नहीं रुकी, वो अपने जन्मभूमि अमेरिका यानी यूएसए वापस चली गई। आज जब वनूनु यरूशलेम की गलियों में अपनी परछाई से भी डरता है, शेरिल बेंटोव फ्लोरिडा के ऑरलैंडो में एक आलीशान जिंदगी जी रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो एक सफल रियल एस्टेट एजेंट बन गई है। वो अपने परिवार के साथ गोल्फ कोर्स के किनारे बने एक विला में रहती है। वही हाथ जिन्होंने वनूनु को नशीली दवा दी थी, अब शायद घर के सौदे साइन करते हैं। वनूनु ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उसे सिंडी से कोई नफरत नहीं है। I don't hate Cheryl. She was an instrument. My philosophy is forgiveness. उसने कहा, अगर मैं कभी आज़ाद हुआ तो मैं उससे मिलना चाहूंगा, सिर्फ एक कॉफ़ी पीने के लिए और पूछने के लिए कि क्या उसे कभी अफसोस हुआ। Did you ever regret it? एक तरफ वनूनु है जिसके पास अब कोई राज नहीं बचा है। उसकी जानकारी 40 साल पुरानी हो चुकी है, फिर भी इजराइल का सुरक्षा तंत्र उसे जाने नहीं देता। वो डरते हैं, बम के राज से नहीं, बल्कि उस सच से जो वनूनु की मौजूदगी दुनिया को याद दिलाती है। वो आदमी जिसने दुनिया को बताया कि रेगिस्तान में परमाणु बम है, आज खुद एक लिविंग घोस्ट बनकर रह गया है। न पूरी तरह कैद,